हेलो बेटा। तो बात कर रहे थे अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा हमने और लास्ट वीडियोज में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, दो टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, एक फिजन और दूसरा था बेटा हमारा बडिंग। आज हम तीसरे टाइप की बात करते हैं और तीसरा जो टाइप है बेटा हमारा वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसका मतलब होता है बेटा विखंडन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें जो जीव का शरीर है, जीव के शरीर खंडों में विभाजित हो जाता है। किसमें विभाजित हो जाता है बेटा? खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड जो है, प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। आ रही बात समझ में? क्या हो रहा है बेटा? जो जीव है, मान के चलिए ये कोई भी एक जीव है, ठीक है। ऐसे ये जो जीव है, इसका ये जो शरीर है, इसका शरीर बेटा खंडों में विभाजित हो जाता है, कई खंडों में, ठीक है। और ये जो जितने भी खंडों में विभाजित होता है, ये अलग अलग खंड जो बने हैं, ये अलग अलग खंड जो है बेटा, अलग अलग खंड अलग अलग यानी कि नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो देखो बेटा क्या हो रहा है इसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नए जीवों का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो नए जीवों का निर्माण हो रहा है तब क्या कहते हैं? उसको जनन कहते हैं। तो ये भी एक जनन की विधि है और अकेले एक ही पेरेंट्स से हो रहा है, एक ही जनक के द्वारा, तो क्या है बेटा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन तो है ही, क्योंकि नए जीव बन रहे हैं, अब एक ही जनक के द्वारा बन रहे हैं, तो क्या कह देंगे हम इसको बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप बेटा? फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि जो जीव है उसका शरीर खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीवों का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जो हमारा मल्टीपल फिजन था, मल्टीपल फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है? मल्टीपल फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है? तो देखो बेटा क्या है, देखो मल्टीपल फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर देखिए। तो देखिए मल्टीपल फिजन में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे थे एक ऑर्गेनिज्म से, और इस फ्रेगमेंटेशन में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा था, जो भी कोई एक ये जीव था ये अपने आप को नष्ट कर रहा था। नष्ट करने के पश्चात क्या हो रहा था बेटा? ये मुख्य जीव तो नष्ट हो रहा था और इससे अनेकों नए जीवों का निर्माण हो रहा था। यही तो हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक के अंदर विभाजन भी हो रहा था, केंद्रक विभाजन हो रहा था। केंद्रक विभाजन होने के पश्चात बहुत सारे केंद्रक बन रहे थे, फिर इनसे स्पोर्स बन रहे थे, फिर ये बेटा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी ये टूट रही थी और फिर ये बाहर आ रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ फ्रेगमेंटेशन के अंदर बेटा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। फ्रेगमेंटेशन के लिए एक एग्जाम्पल लें अपन, जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल लें, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लें। तो मान के चलिए ये अपन का कोई हाइड्रा है। अब ये जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा को आप कहीं से भी काट दो, कहीं से भी। आपने इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के अलग कर दिया, तो ये जो टुकड़ा है बेटा छोटा सा, इससे क्या बनेगा? एक नया हाइड्रा बन जाएगा। आपने उसको यहाँ से काट के अलग किया, इससे नया हाइड्रा बन जाएगा। आपने उसको बीच में से काटा तो क्या हुआ बेटा? यहाँ से नया हाइड्रा बन गया। यानी कि किसी भी कारण से यदि किसी जीव का यदि शरीर क्या हो जाए बेटा? खंडित हो जाए, या क्या हो जाए? उसके टुकड़े हो जाएं, या ये कहें किसी जीव का कोई भी भाग टूट करके अलग हो जाए और वो भाग केवल वो भाग एक पूरे नए जीव का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये देखो हमारा जो मल्टीपल फिजन था उसमें तो क्या होता? पूरा जीव नष्ट हो रहा था और पूरा जीव नष्ट होकर नए जीवों का निर्माण कर रहा था। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है। फ्रेगमेंटेशन में तो अगर किसी जीव का कोई भी एक भाग टूट करके अलग हो जाए, ये पूरा जीव मृत नहीं हो रहा, ठीक है। क्या हो रहा है? इसके केवल खंड हो रहे हैं, 2 हो जाए, 4 हो जाओ, 10 हो जाओ, 20 हो जाओ, या कोई भी एक भाग टूट करके अलग हो जाए, ठीक है। और वो भाग क्या बना दे बेटा? एक नया जीव बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। जीव के शरीर क्या हो जाता है बेटा? यदि खंडों में विभाजित हो जाता है तो प्रत्येक खंड से क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। और ये फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन की जो विधि है, ये किसके द्वारा किसके द्वारा दर्शाई जाती है, या किन जीवों के अंदर संपन्न होता है ये फ्रेगमेंटेशन? तो देखो बेटा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो हमारे स्पंज हैं, स्पंजेज जो हैं उनके अंदर ये दर्शाया जाता है। ये स्पंजेज जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो सीलेंट्रेट्स हैं, वो सीलेंट्रेट्स भी बेटा इस फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन करते हैं।
ठीक है। और बात करें हमारे एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा जो है बेटा, ये भी क्या करते हैं हमारे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, इन्हें एकाइनोडर्मेट्स कहते हैं। इनके जो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा, एकाइनोडर्मेट्स। जैसे हम ह्यूमन को क्या बोलते हैं, ह्यूमन्स, ठीक है। तो बाकी का जो संघ है इसका नाम क्या है बेटा, एकाइनोडर्मेटा है। उसके ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एकाइनोडर्मेट्स। क्लियर। तो ये स्पंज हुए, ये सीलेंट्रेट हुए, एकाइनोडर्मेटा हुए, ये तीनों इस फ्रेगमेंटेशन की विधि का जनन के रूप में उपयोग करते हैं। क्या है बेटा, ये तीनों ही एनिमल किंगडम के फाइलम हैं। तो एनिमल किंगडम में कौन कौन यूज करता है बेटा फ्रेगमेंटेशन, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, एकाइनोडर्मेटा। और कौन यूज करता है, देखो इस विधि के द्वारा जनन होता है बेटा फंजाई में। जो हमारी फंजाई है, फंजाई में भी इस विधि के द्वारा जनन होता है, ठीक है। और देखिए एल्गी के अंदर भी इस विधि के द्वारा जनन होता है। ब्रायोफाइट्स, ये पादप आ गए हमारे, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, इनके अंदर भी क्या होता है बेटा, इस फ्रेगमेंटेशन के अंदर के द्वारा जनन होता है। ये किसके सदस्य है बेटा, प्लांट किंगडम थे। ये क्या है बेटा हमारा, कवर। आई बात समझ में, ठीक है। तो यदि हम एग्जांपल की बात करें तो स्पॉन्जेस फ्रेगमेंटेशन का उपयोग जनन के लिए करते हैं, सीलेंट्रेट करते हैं, एकाइनोडर्मेट्स करते हैं, फंजाई करते हैं, एल्गी करते हैं, ब्रायोफाइटा करते हैं, टेरिडोफाइट्स भी इस विधि का उपयोग जनन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा फ्रेगमेंटेशन। यदि किसी जीव का कोई खंड अलग हो जाए या किसी जीव को खंडों में विभाजित कर दिया जाए तो उसके प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। ये तीसरा मेथड था हमारा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फोर्थ मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ मेथड है बेटा हमारा रीजेनरेशन। इसको आप पुनरुद्भवन के नाम से भी जानते हो। अब पुनरुद्भवन तो आप जानते ही, क्या होता है बेटा पुनरुद्भवन, यदि किसी जीव के बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो भाग क्या हो जाता है बेटा, पुनः दोबारा उग आता है, या उस क्षतिग्रस्त हुए भाग की दोबारा से ग्रोथ हो जाती है। ऐसा हम देखते हैं कि नहीं देखते। देखो और एग्जांपल से समझो इसे। जैसे छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो क्या होता है, छिपकली की पूंछ फिर से आ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ऊपर कोई घाव हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, कोई कट लग जाता है, क्या होता है बेटा, धीरे धीरे वो घाव भर जाता है, यही घाव भर जाता है, ठीक है। तो यही तो हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि यदि किसी जीव का कोई भी भाग या कोई भी अंग अगर यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या हो रहा है बेटा, उस क्षतिग्रस्त हुए भाग की क्षतिपूर्ति हो जाती है। और कैसे होती है, क्योंकि उस क्षतिग्रस्त हुए भाग में क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण जितना भी भाग क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी पूर्ति की जाए। आपने देखा होगा हमारे हाथ वगैरह यहाँ से कट जाते हैं, खूब गहरा गड्ढा पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय रहते हैं वो गड्ढे क्या हो जाते हैं बेटा, भर जाते हैं, ठीक है। होता है कि मतलब कोई घाव हो जाता है, घाव भी भर जाता है, छिपकली की पूंछ कट जाती है, छिपकली की पूंछ आ जाती है दोबारा, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा कैसे कहते हैं हम रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन, किसी जीव के कोई भाग के क्षतिग्रस्त होने पर दोबारा उस भाग का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा, हमारा रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। कोई भी भाग, किसी जीव का कोई भाग यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो दोबारा उस भाग का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसे तो हम रीजेनरेशन कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है छिपकली की पूंछ कट गई तो छिपकली की पूंछ तो आ जाती है दोबारा, हमारा हाथ कट जाए तो हमारे हाथ आ जाएगा क्या दोबारा, नहीं बेटा, हमारे दोबारा हाथ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है यह दो प्रकार की होती है, ये कह लें हर जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। हमारे अंदर देखो बेटा पुनरुद्भवन दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण पुनरुद्भवन और एक आंशिक पुनरुद्भवन, ठीक है। पूर्ण पुनरुद्भवन में क्या होता है बेटा, पूर्ण पुनरुद्भवन में यदि किसी जीव का कोई भाग कट जाए या कोई भाग नष्ट हो जाए, ठीक है, तो या तो उस भाग से नए जीव का निर्माण हो जाएगा या फिर होगा क्या, उस भाग का दोबारा निर्माण हो जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ यदि कट जाए तो छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाएगी, पूर्ण पुनरुद्भवन हुआ। आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया था, और ये जो हाइड्रा था, हाइड्रा का कोई भी भाग यदि टूट करके अलग हो जाए तो उस भाग से क्या बन रहा था बेटा,
पूरे नए जीव का निर्माण हो रहा था, देखा था हमने। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ बेटा, पूर्ण पुनरुद्भवन हुआ। अब हमारे अंदर जो एक कैपेसिटी होती है बेटा, ये आंशिक पुनरुद्भवन की कैपेसिटी होती है। यानी कि कहने का मतलब पुनरुद्भवन तो होता है लेकिन थोड़ा बहुत ही आंशिक रूप से संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ कट जाए तो हमारे दोबारा हाथ अट जाएगा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है, आंशिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन आपको पता चला, किसी जीव का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो दोबारा उस भाग का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा, और डीजेनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, अब ये जनन में किस प्रकार सहायक हो सकता है? आप सोच रहे होंगे साहब यहाँ तो कोई भाग ही तो दोबारा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जनन में क्या यूज है इसका? तो देखो बेटा, ये तो रीजेनरेशन है। इस रीजेनरेशन के दो मेथड हैं, ये कह लें रीजेनरेशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा मोरफेलो एक्सेस, ठीक है, और ये मोरफेलो एक्सेस, और दूसरा होता है बेटा एपीमॉर्फोसिस। देखो मोरफेलो एक्सेस में क्या होता है, मोरफेलो एक्सेस में अभी हमने जो फ्रेगमेंटेशन की बात पढ़ी थी ना, फ्रेगमेंटेशन वाली प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई जीव है, हाइड्रा की बात करें, प्लेनेरिया की हम बात करें, कोई भी जीव है जिसका नाम है प्लेनेरिया, ठीक है, जब प्लेनेरिया की बात करें तो होता क्या है बेटा, इस मोरफेलो एक्सेस में रीजनरेशन का टाइप है मोरफेलो एक्सेस। तो मोरफेलो एक्सेस में क्या होता है, यदि हम इस प्लेनेरिया के 10 भी टुकड़े कर दें ना, तो इसके जो 10 टुकड़े हैं, उन 10 टुकड़ों से 10 नए जीवों का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा बेटा, 10 नए जीवों का निर्माण होगा। आ रही बात समझ में? रीजनरेशन किसी जीव के कोई भाग क्षतिग्रस्त होने पर उसके दोबारा उस भाग का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा, रीजनरेशन कहलाता है। दो टाइप, मोरफेलो एक्सेस और एपीमॉर्फोसिस। मोरफेलो एक्सेस में क्या होगा, यदि हम किसी जीव के 10 भी टुकड़े कर दें तो उन 10 टुकड़े कर दें तो 10 टुकड़ों से बेटा 10 नए जीवों का निर्माण होगा। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, मोरफेलो एक्सेस। और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें बेटा हाइड्रा और प्लेनेरिया, यानी बिल्कुल वही फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात करें हम किसकी बेटा, एपीमॉर्फोसिस की। तो एपीमॉर्फोसिस में बेटा यदि किसी जीव का कोई भाग टूटकर अलग हो जाए, टूटकर कैसा हो जाए बेटा, अलग हो जाए। जैसे ये कोई छिपकली है बेटा, सॉरी, ठीक है, बनी है ऐसे, मान लो x बराबर छिपकली, मैथ वाले दिन भर मानते हैं, हम एक बार मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा होगा यदि किसी छिपकली की जो पूंछ है, वो पूंछ यदि टूटकर अलग हो जाती है तो होगा क्या, छिपकली के अंदर बेटा नई पूंछ का ही निर्माण होगा। केवल किसका निर्माण होगा, नई पूंछ का निर्माण होगा, जबकि ये जो कटी हुई पूंछ है इससे छिपकली का निर्माण नहीं होगा। अरे बात समझ क्या हो रहा है एपीमॉर्फोसिस में, केवल जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी भाग की पूर्ति होगी। यदि छिपकली की पूंछ कट गई है तो छिपकली के अंदर नई पूंछ आएगी, ना कि कटी हुई पूंछ से पूरी छिपकली बनेगी। क्या होता है, क्या कहते हैं हम इसे बताओ, एपीमॉर्फोसिस रीजेनरेशन। जबकि मोरफेलो एक्सेस रीजेनरेशन में क्या होता है बेटा, इसमें यदि किसी जीव का कोई भी भाग टूट करके यदि अलग हो जाए तो क्या होगा बेटा, उस भाग से नए जीवों का निर्माण होगा। तो नए जीव बन रहे थे बेटा, ये भी जनन की एक प्रक्रिया हुई। क्लियर? क्या कहते हैं बेटा, इस चौथे मेथड को अपन रीजेनरेशन। समझ आया बेटा? ठीक है, जिसे हम बेटा हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। लास्ट आखिरी टाइप है बेटा जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, पांचवा टाइप है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में कहें तो बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया। क्या बेटा, बीजाणुओं का निर्माण। स्पोर यानी बीजाणु और फॉर्मेशन यानी कि निर्माण। तो देखो बेटा, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले तो हम स्पोर को समझें। स्पोर क्या है बेटा, देखो स्पोर एक कोशिकीय संरचना है बेटा। क्या है स्पोर, एक कोशिकीय संरचना है। ठीक है, और ये एक कोश की संरचना तो है, यानी एक कोशिका से बनी हुई संरचना है, लेकिन इस एक कोश के संरचना के अंदर टोटे पोटेंशियल कैपेसिटी है, टोटे पोटेंशियल की क्षमता है, टोटे पोटेंशियल की क्षमता है। अब टोटे पोटेंशियल क्षमता क्या होती है बेटा, टोटे पोटेंशियल क्या है, देखो अगर किसी जीव, यदि कोई कोशिका, कोई भी एक कोशिका यदि स्वयं विभाजित होकर पूरे नए जीव बनाने की क्षमता रखती है,
नया जीव बनाने की यदि उसके अंदर क्षमता है तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, टोटेपोटेंशियल सेल। जैसे कि मान के चलिए मेरी कोई एक कोशिका, यदि मेरी एक कोशिका मेरे से टूट करके अलग हो जाए और वो कोशिका विभाजन करके मेरे जैसा ही दूसरा नया जीव उत्पन्न कर दे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उस कोशिका को बेटा टोटेपोटेंशियल सेल। हिंदी में कहें तो पूर्ण शक्त कोशिका। ऐसी कोशिका जिनमें पूरे जीव को बनाने की क्षमता पाई जाती हो, क्या कहलाती है बेटा, पूर्ण शक्त कोशिका टोटेपोटेंशियल सेल कहलाती है। समझ में आ गया टोटेपोटेंशियल सेल कैसे कहते हैं। तो ये जो हमारे ये जो स्पोर है क्या है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक कोश की संरचना है, और ये एक कोशिका जो है कैसी है बेटा, टोटेपोटेंशियल सेल है। यानी इस कोशिका के अंदर पूरे शरीर के पूरे जीव को बनाने की क्षमता होती है। क्लियर? तो समझ आया आपको बेटा स्पोर क्या है। स्पोर एक कोश की संरचना है जो पूरे जीव का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जीवों में स्पोर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स क्या है, एक कोश की संरचना, और कैसी सेल है, टोटेपोटेंशियल सेल। तो जब जीवों में स्पोर्स का निर्माण होता है तो होता क्या है, ये जो स्पोर्स हैं, अभी टोटेपोटेंशियल है सेल, तो स्पोर्स क्या करेंगे बताओ, पूरा नया जीव बनाएगी कि नहीं बनाएगी। टोटेपोटेंशियल सेल पूरे नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। तो क्या होता है, जीवों में जब स्पोर्स, इस विधि में क्या होता है, जीवों में स्पोर्स का निर्माण होता है और ये स्पोर्स क्या करते हैं बेटा, नए पूरे जीव का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो जब पूरे जीव का निर्माण हो रहा है बेटा यहाँ पर, तो क्या हो गया बेटा, जनन हुआ है नहीं हुआ। आ रही बात समझ में। जीवों के अंदर क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स कैसे हैं, टोटेपोटेंशियल सेल होती हैं जिनके पास पूरे नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। तो इस स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है बेटा, पूरे नए जीवों का निर्माण होता है। इसलिए ये भी किसके रूप में काम आ रहा है बेटा, हमारे जनन के रूप में काम आ रहा है। समझ आया होगा आपको, नहीं आया एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे ये जो हमारे स्पोर्स हैं, अभी समझ आएगा आपको। ये स्पोर बेटा होने को तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 2 ही प्रकार के हमें बताए गए हैं। एक बेटा है, ये स्पोर 2 टाइप के हैं, एक है जू स्पोर और दूसरे हैं बेटा हमारे कॉर्नेलिया। जू स्पोर और कॉर्नेलिया। देखो जू स्पोर का मतलब समझो। ठीक है, जू स्पोर का मतलब है बेटा, देखो बेटा जू स्पोर का देख रहे हैं हम, तो जू स्पोर नाम से पता चल गया। जू क्या होते हैं बेटा, एनिमल। एनिमल से तो होते हैं, और एनिमल कैसे होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं कि नहीं होते। जंतु तो गति कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल। मोटाइल यानी कि मोटाइल कहते हैं बेटा गतिशीलता को, गतिशील, मोटाइल, गतिहीन या अगतिशील, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो जू स्पोर, जू कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं एनिमल्स। ठीक है, और मोटाइल और क्या है बेटा, ये स्पोर। मोटाइल यानी कि गतिशील। तो जू स्पोर जो होते हैं बेटा, ध्यान रखना, जू कौन होते हैं, एनिमल, और एनिमल कैसे होते हैं, मोटाइल। ठीक है, और ये क्या है हमारे बेटा, स्पोर। स्पोर तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं स्पोर, एक कोश की संरचना है। ठीक है, तो यानी कि जू स्पोर जो होते हैं मोटाइल स्पोर होते हैं। मोटाइल स्पोर का मतलब ये गतिशील स्पोर्स होते हैं या गतिशील बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं जू स्पोर बेटा, गतिशील बीजाणु होते हैं, यानी ऐसे बीजाणु होते हैं जो गति कर सकते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, क्यों गति क्यों कर सकते हैं, देखो ये जो बीजाणु होते हैं बेटा, इन बीजाणुओं के ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, फ्लैजिला पाया जाता है, और फ्लैजिला जो होते हैं ये मूव करते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में। और फ्लैजिला जब मूव करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये गति करते हैं। आगे बात समझ में। जू स्पोर का मतलब मोटाइल स्पोर, और ये मोटाइल यानी कि गतिशील। और गतिशील क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा, जू स्पोर यानी कि मोटाइल स्पोर। पता चल गया क्यों गतिशील है, फ्लैजिला के कारण। देखिए अब ये जू स्पोर बनते किसके अंदर है, तो देखिए बेटा जर्नली ये जो जू स्पोर है बेटा, जर्नली ये जू स्पोर बनते बेटा एल्गी के अंदर। या ये कह लें कि जो एल्गी जो होते हैं वो जर्नली जू स्पोर्स के द्वारा अपना जन्म करते हैं, और भी करते हैं, लेकिन नॉर्मल एक एग्जांपल लिया है मैंने। एल्गी जो होते हैं वो जू स्पोर्स के द्वारा क्या करते हैं बेटा, जन्म करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो बेटा, अब एल्गी कैसे करते हैं, एग्जांपल की बात कर रहे हैं। एल्गी का एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, क्लेमाइडोमोनास। ये बेटा एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर एल्गी है, और ग्रीन एल्गी है बेटा। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास
एक कोष की है ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो देखो बेटाओ जूस्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, एल्गी के अंदर बनते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक एल्गी ले तो क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्या है ये, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। देखिए मान के चलिए ये हमारा क्या है बेटा, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, अब देखिए बनते कैसे हैं। अब क्लेमाइडोमोनास है तो क्या होता है बेटा, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक क्या करता है बेटा, विभाजन करता है और विभाजन करने के पश्चात अनेकों केंद्रक बना देता है। ठीक है, और जब ये केंद्रक बन जाते हैं तो इन केंद्रकों के ऊपर बेटा कोष का द्रव्य एकत्रित हो जाता है और कोष का झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो एक कोष की संरचना बनी कि नहीं बनी बताओ। अंदर एक केंद्रक है, कोष का द्रव्य और कोष का झिल्ली है, तो ये क्या बनी बेटा, सभी कैसी संरचना है, एक कोष की संरचना है। ठीक है, और इन संरचनाओं को हम कहते हैं बेटा क्या, स्पोर। ठीक है, लेकिन इनके अंदर इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये जो स्पोर बन रहे हैं, इन स्पोर के ऊपर पाए जाते हैं बेटा गति करने के लिए क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला पाए जा रहे हैं और फ्लैजिला के द्वारा क्या कर रहे हैं बेटा, गति कर रहे हैं। ठीक है, जब फ्लैजिला के द्वारा गति कर रहे हैं तो ये स्पोर कैसे हो गए, गतिशील हो गए। तो गतिशील स्पोरों को हम क्या कहते हैं बेटा, जू स्पोर। किसके अंदर बन रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। पता चला कैसे बन रहे हैं, एक क्लेमाइडोमोनास, उसके केंद्रक ने विभाजन किया, विभाजन करने के पश्चात अनेकों केंद्रक बनाए और ये जो केंद्रक थे उन केंद्रकों के ऊपर कोष का द्रव्य एकत्रित हुआ, केंद्रक झिल्ली का निर्माण, कोष का झिल्ली का निर्माण हुआ। क्या बन गए बेटा, ये स्पोर। और जब इनके ऊपर फ्लैजिला बन गए तो ये कैसे हो गए, मोटाइल हो गए, यानी कि गतिशील हो गए। और जब ये गतिशील हो गए बेटाओ तो क्या करने लग, क्या कह देंगे हम इनको, गतिशील स्पोरों को जू स्पोर। ठीक है, अब होगा क्या, ये फिर होगा क्या, जब ये जू स्पोर बन जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास की जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये क्लेमाइडोमोनास की सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे बेटा, तोड़ करके और कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और बाहर आकर के ये क्या करेंगे बेटा, प्रत्येक जू स्पोर अलग अलग क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करेगा। तो एक क्लेमाइडोमोनास से कितने क्लेमाइडोमोनास बनेंगे बेटा, अनेकों क्लेमाइडोमोनास बनेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, जन्म, एक जीव से अनेकों जीवों का निर्माण हुआ। तो समझ आया आपको बेटा, जू स्पोर। जू स्पोर क्या है बेटा, ये गतिशील स्पोर है। स्पोर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, स्पोर एक कोष की संरचना है जो कैसी होती है, टोटेपोटेंशियल होती है, यानी कि पूरा जीव बनाने की क्षमता रखती है। तो वो ये स्पोर है, लेकिन गतिशील है। तो क्या हो गए बेटा, ये जू स्पोर हो गए और ये अलग अलग स्थानों पर जाकर क्या करके बेटा, अब ये नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करेंगे। तो अभी पता चला आपको जू स्पोर किसे कहते हैं, किस प्रकार से जन्म करता है, किसके अंदर होता है बेटा, एल्गी के अंदर। ठीक है, दूसरी बात करें हम किसकी बेटा, कोनिडिया। देखिए कोनिडिया भी बेटा क्या है, स्पोर ही है। कोनिडिया क्या है बेटा, होने को तो ये स्पोर ही हैं, लेकिन इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। और जब फ्लैजिला नहीं पाया जाता तो ये बेटा गति नहीं कर सकते। तो कैसे हो गए बेटा, ये नॉन मोटाइल, गतिहीन हो गए, क्योंकि इनके ऊपर क्या नहीं पाया जा रहा, फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा। ठीक है, तो है होने को तो स्पोर है, लेकिन कैसे हैं, अगतिशील स्पोर है, यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या नहीं पाया जाता बेटा, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये कोनिडिया जो बनते हैं ये मोस्टली बनते हैं बेटा फंजाई के अंदर। किसके अंदर बनते हैं बेटा, फंजाई के अंदर। और फंजाई में भी यदि हम उदाहरण लें, इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि कैसे बनते हैं, तो बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं पेनिसिलियम का। किसका, पेनिसिलियम। देखिए ये जो हमारा पेनिसिलियम जो कवक होता है, एंटीबायोटिक्स का निर्माण करता है। ये मैंने एक पेनिसिलियम का कवक बनाया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये पेनिसिलियम है और ये पेनिसिलियम की क्या है बेटा, अभी ओभारनुमा जो संरचना देख रही है इन्हें हम कहते हैं प्रांगुल। क्या बोलते हैं बेटा उनको अपन, वैसे तो प्रांगुल। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो प्रांगुल हैं, ठीक है, ये प्रांगुल ही अपने ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती है बेटा, ये छोटे छोटे स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स क्या है, वो एक कोष की संरचना, छोटे छोटे स्पोर्स का निर्माण करती हैं। और इनको हम केवल स्पोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं है, ये गति नहीं कर सकते। तो ये पेनिसिलियम के क्या है बेटा, कवक तंतु कह सकते हैं, फिलामेंट ऑफ पेनिसिलियम इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम के फिलामेंट है, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, प्रांगुल। और इनके ऊपर किसकी, ये प्रांगुल ही किसका निर्माण करवाते हैं बेटा, हमारे इन स्पोर्स का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण कर बेटा, स्पोर्स का। अभी स्पोर्स कहते हैं बेटा अगतिशील हैं, तो अगतिशील स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कोनिडिया।
क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉनिडिया। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है क्या है बेटा, कॉनिडिया है। क्या है, कॉनिडिया। ठीक है, और इस कॉनिडिया को धारण करने वाली ये जो संरचनाएं हैं जिनको अब तक हम प्रांगुल कह रहे थे, इन कॉनिडिया को धारण करने वाली संरचना को हम बोलते हैं बेटा कॉनिडियोधर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कॉनिडिया को धारण कर रहे हैं अपने ऊपर, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम, कॉनिडियोधर। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनको कॉनिडियोफोर, जिसके ऊपर कॉनिडिया लगे होते हैं क्या कहते हैं इनको बेटा, कॉनिडियोफोर। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉनिडिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये कॉनिडिया जो है ये है तो स्पोर्स, वही एक कोश के संरचना जिसके अंदर पूरे जीव बनाने की क्षमता है, टोटे प्रोटीन की क्षमता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, ये जो कॉनिडिया है ये कॉनिडिया यहाँ से पृथक पृथक हो जाएंगे, और पृथक पृथक हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, प्रत्येक कॉनिडिया क्या बनाएगा बेटा, पेनिसिलियम का निर्माण करेगा, यानी कि प्रत्येक कॉनिडिया क्या करेगा बेटा, नए जीव का निर्माण करेगा। क्लियर, तो नए जीवों का निर्माण हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, ये जनन ही तो हो रहा है। क्लियर, फिर से देखो कॉनिडिया क्या है बेटा, स्पोर है कॉनिडिया होने को तो, लेकिन फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल टाइप के, अगतिशील। किसके अंदर होता है बेटा जनरली, किसके अंदर देखते हैं हमें, फंजाई के अंदर। एक एग्जांपल लिया हमने क्या, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर हमने देखा है पेनिसिलियम की बॉडी है। ठीक है, ये ओभारनुमा संरचना है, प्रांगुल। ठीक है, इन प्रांगुल ही क्या करवाती है बेटा, इन कॉनिडिया का निर्माण करती हैं, और जब कॉनिडिया का निर्माण करके उन्हें अपने ऊपर धारण करती हैं, फिर हम क्या कहने लग जाते हैं बेटा, कॉनिडियोफोर। और ये कॉनिडिया यहाँ से पृथक होकर के क्या करते हैं बेटा, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होकर के ये अलग अलग नए जीव का निर्माण करते हैं या पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। क्लियर, तो ये तो बेटा हमने बात की कॉनिडिया की, और ये बात की हमने बेटा किसकी, हमारे जूस्पोर्स की। ठीक है, तो देखो बेटा अब क्या हम इनमें कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या, बताओ, इनमें कोई डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या। देखो जूस्पोर, मैं बात कर रहा हूँ जूस्पोर और कॉनिडिया की। ठीक है, जूस्पोर आपको पता चल गया एल्गी के अंदर बन रहे हैं, कॉनिडिया बेटा आपके फंजाई के अंदर बन रहे हैं जनरली। जूस्पोर मोटाइल टाइप के होते हैं, फ्लैजिला पाया जाता है, ये नॉन मोटाइल टाइप के बन रहे हैं। और बताइए आप, ठीक है, इनके ऊपर फ्लैजिला होता है, इनके ऊपर फ्लैजिला नहीं होता। और अंतर देखो, मेन सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, तो देखो बेटा यदि हम इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करें तो देखो बेटा मैं आपको बता दूं, ये हो गया हमारे क्या, जूस्पोर इधर, ये हमारा कॉनिडिया। ठीक है, ये जूस्पोर और ये हमारा कॉनिडिया। अब अंतर बताओ भाई। ठीक है, सबसे पहली बात, ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं। इसके ऊपर क्या कुछ गति करने के लिए फ्लैजिला पाए नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि गतिहीन होते हैं। ठीक है, और देखो इनके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, फ्लैजिला पाया जाता है, और जब फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजिलेटेड। क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजिलेटेड। गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं बेटा, फ्लैजिला। यहाँ क्या पाए जाते हैं बेटा, फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला पाया जा रहा है तो क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, फ्लैजिलेटेड, और नहीं पाया जाता है तो नॉन फ्लैजिलेटेड। सबसे तीसरा अंतर आपने देखा हो तो जूस्पोर जो थे बेटा, ये कोई ऑर्गेनिज्म था हमारा, कौन, क्लेमाइडोमोनास। जूस्पोर कहाँ बने थे बेटा, इसके अंदर बने थे, नहीं बने थे, अंदर ही तो बन रहे थे। जबकि कॉनिडिया कहाँ बन रहे हैं बेटा, बाहर, अंदर। ये पेनिसिलियम की बॉडी है, अब इस पेनिसिलियम की बॉडी के अंदर कॉनिडिया बन रहे हैं, पेनिसिलियम की बॉडी से बाहर कॉनिडिया बन रहे हैं। जल्दी बताओ, बोलो, अंदर बन रहे हैं बाहर, कहाँ बन रहे हैं बेटा, बाहर बन रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो बेटा, तो जूस्पोर्स होते हैं, ये कहाँ बनते हैं बेटा, ये एंडोगेमी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एंडोगेमी, यानी कि एंडोगेमी, यानी इनका निर्माण कहाँ होता है बेटा, जीव के अंदर होता है इनका निर्माण। और ये कैसे होते हैं बेटा, एक्सोगेमी होते हैं। एक्सो यानी कि बाहर, यानी कि इनका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है बेटा, जीव से बाहर होता है या जीव के ऊपर होता है। क्लियर, तो समझ आया आपको बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर पता चला कैसे कहते हैं, तो स्पोर जीवों के अंदर स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर उनसे पृथक होकर के नए जीवों का निर्माण करते हैं। दो प्रकार के स्पोर और भी कई प्रकार के हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दो ही, जूस्पोर्स और कॉनिडिया। तो देखो बेटा, यहाँ आकर के हमारी बुक के अकॉर्डिंग, हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका कोई और छोर तो नहीं है, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ आकर के हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त होता है। लेकिन किसके अंदर, केवल
केवल सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्मों के अंदर, यानी कि सरल संरचना वाले जीवों के अंदर। ठीक है, अब हमने बात की थी कि ये जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है, ये किसके अंदर भी पाया जाता है बेटाओ? पादपों के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके अंदर पाया जाता है बेटा? पादपों के अंदर भी पाया जाता है। बताओ, बात की थी नहीं की थी? की थी ना। हम किसी कोई भी पौधा लेते हैं, पौधे की कोई भी टहनी तोड़ी, हमने क्या कर दिया? लगा दिया। वो टहनी क्या करेगी बेटा? वृद्धि करेगी और पूरे नए पादप का निर्माण कर देती है। आमतौर पर देखा होगा हमने, ऐसे करते ही नहीं करते बेटा? खूब करते होंगे सब। ठीक है, गुलाब का है, गुलाब का तो कोई बीज लगाता मैंने देखा है नहीं। क्या करते बेटा? टहनी लेते हैं, टहनी को ले जाके लगा देते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा? गुलाब की टहनी से ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो अलैंगिक जनन है, ठीक है, अब हम किसी पौधे के किसी एक भाग को तोड़ करके ले जा रहे हैं, टहनी को तोड़ करके ले जा रहे हैं, दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो पौधे के भाग को ही तो लेकर के जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई दो जनक तो हम नहीं ले रहे, एक ही जनक है, एक ही पादप तो काम में आ रहा है, और एक पादप काम में आ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा? उस एक पादप के भाग को हमने दूसरी जा करके लगा दिया, रोपित कर दिया, तो क्या हुआ बेटा? बोलो, नए जीव का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ। ठीक है, नया पादप बना के नहीं बना। ठीक है, तो जब एक ही जनक काम में आ रहा है तो ऐसे भी हम क्या कहेंगे बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम पादपों के अंदर इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह करके पादपों के अंदर हम इसे क्या कहते हैं बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पादपों में हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसे हिंदी में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहीं कहीं कुछ बुक्स में लिखा होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कुछ बुक्स में लिखा होता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसे हिंदी में कहें तो हम कहते हैं बेटा कायिक जनन। क्या बोलते हैं बेटा? कायिक जनन। यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो हम इसे बोलेंगे बेटा कायिक जनन, और यदि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो हम इसे बोलेंगे बेटा कायिक प्रवर्धन। आगे बात समझ, कुछ भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पादपों में क्या कहेंगे बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। और कायिक जनन के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा हमारी अगली वीडियो में। ठीक है, और बेटा सब ठीक हो? लॉकडाउन से बोर तो हो ही रहे होगे, जल्दी खुल जाएंगे, देखते हैं कब तक खुलते हैं स्कूल वगैरह। तो बाकी का आप पढ़ाई करते रहें, 12th बोर्ड की क्लास है, उस उम्मीद में मत रहना कि पिछली बार प्रमोट हो गए तो इस बार भी हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो भी हो प्रमोट वगैरह तो आप जो भी हो, लेकिन खुद की नॉलेज बड़ी काम आती है। ठीक है ना, पढ़ते ज़रूर रहें, नॉलेज बढ़ाते रहें। ठीक है, जहाँ से मिले पढ़ते रहिए। थ्री इडियट तो आपने देखी होगी ना, नॉलेज चाहिए, जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।